नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज करियर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में सभी बच्चे अपने करियर को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि समय रहते करियर को लेकर निश्चित हो जाए। सभी बच्चे जीवन में आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए आज के दौर में बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या करना है और वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिसमें से अधिकतर बच्चों की चॉइस इंजीनियरिंग बनने की होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के पास बहुत से विकल्प होते हैं। कोई मशीनों को लेकर, कोई केमिकल, तो कोई कंप्यूटर संबंधी क्षेत्र में इंजीनियर बनने का सपना देखता है और इसके लिए स्कूली शिक्षा के समय से ही जरूरी तैयारी करना शुरू कर देता है। कैसे बने इंजीनियर? तो आपको बता दें कि अक्सर स्कूल में बच्चे सोचते हैं कि वो इंजीनियर बनेंगे और इंजीनियर की वैरायटी में भी अगर देखें तो वो मैकेनिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। केमिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं ये भी हम जानेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बनने के लिए क्या करना पड़ता है ये भी हम चर्चा करेंगे। और इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग में क्या कुछ नौकरियां, क्या कुछ जो है स्कोप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहता है, इस पर भी हम खास चर्चा करेंगे। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में सभी बच्चे अपने कैरियर को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि समय रहते करियर को लेकर निश्चित हो जाए। सभी बच्चे जीवन में आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए आज के दौर में बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या करना है और वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिसमें से अधिकतर बच्चों की चॉइस इंजीनियर बनने की होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के पास बहुत से विकल्प होते हैं। कोई मशीनों को लेकर, कोई केमिकल, तो कोई कंप्यूटर संबंधी क्षेत्र में इंजीनियर बनने का सपना देखता है और इसके लिए स्कूली शिक्षा के समय से ही जरूरी तैयारी करना शुरू कर देता है। यदि किसी को इंजीनियर बनना है तो 11वीं में उसे PCM सब्जेक्ट चुनना होता है, जिसके बाद वो आगे चल के 12वीं पास होने के बाद इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। कैसे बने इंजीनियर? इंजीनियरिंग से जुड़े गुरु मंत्र के लिए मौजूद है प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी। प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार, धन्यवाद मैडम मुझे स्वराज एक्सप्रेस में बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले इंजीनियरिंग में जो एडमिशन के लिए बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 11th-12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स होना चाहिए और इन विषय में हमें 50% मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए, तभी हमें इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। इसके बाद अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, जैसे IIT JEE है जिसके द्वारा हमें बीटेक में एडमिशन मिलता है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ डिप्लोमा के थ्रू, कि अगर हमने डिप्लोमा किया हुआ है 10th के बाद तो उसमें हमें लेटरल एंट्री के थ्रू भी बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो इन दो तरीके से हम बीटेक या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जी सत्यार्थ जी, जैसे कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग लेना चाहता है तो उसमें भी इंजीनियरिंग के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज वो कर सकते हैं? जैसे मदर ऑफ इंजीनियरिंग हम सिविल इंजीनियरिंग को कहते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक 3 इंजीनियरिंग में डिग्रीज है वो है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकाट्रॉनिक्स, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो बच्चे ले सकते हैं और इनमें अपना कैरियर बना सकते हैं। जी सत्यार्थ जी, अगर हम बात कर ले केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग होती क्या है और उसमें क्या कुछ जो है स्टूडेंट्स को करना पड़ता है? बेसिकली अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में एप्लीकेशन की बात करें तो वो इंजीनियरिंग कहलाती, और अप्लाइड की बात करें तो वो साइंस कहलाती। तो जब भी हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग की बात करेंगे।
तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग में आती हैं। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग रहती है। केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिक यूज केमिकल प्लांट्स में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में केमिकल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस हैं। जी सत्यार्थ जी, अगर बात कर ले सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो क्या आप इसका भी डिफरेंस बताएंगे कि आखिर ये इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अगर कंस्ट्रक्शन में है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है तो वो सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू करे। अगर उसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स और इलेक्ट्रिकल एरिया में है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करियर अपना परस्यू कर सकता है। या पावर प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, इन सब में अगर इंटरेस्ट है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू कर सकता है। और अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, मैकेनिकल मीन्स ऑटोमोबाइल, मशीनरी, प्रोडक्शन, प्लांट्स, तो वो अपना मैकेनिकल स्टूडेंट ले सकता है। तो आपको बता दें कि इंजीनियरिंग करने के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग के स्कोप होते हैं। तो ऐसे में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि हमें बताया सत्यार्थ जी ने कि जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो केमिकल से जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन से इंटरेस्ट है तो कंस्ट्रक्शन से इंटरेस्ट है तो वो सिविल इंजीनियरिंग कर सकता है। हम एक बार और रुक करेंगे प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी का। सत्यार्थ जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में, तो क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का और आईआईटी से जो इंजीनियरिंग करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, आईआईटी देश के और विश्व में प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में नाम उनका मतलब नामी इंस्टीट्यूट्स हैं देश और विदेशों में। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। वहां पर जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली रैंक प्राप्त विद्यार्थी रहते हैं उन स्टूडेंट्स को आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। उन आईआईटीज में और सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बेसिक डिफरेंस है, आईआईटीज में बच्चों को फैसिलिटीज ज्यादा है, वहां की लैब्स ज्यादा है, या प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने का ज्यादा मौका मिलता है, या अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती हैं, या वहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। तो एक सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करना और एक आईआईटी और एनआईटी से बीटेक करने में ये जनरल डिफरेंस हो सकते हैं। सत्यार्थ जी, अगर बात करें इंजीनियरिंग के बाद आगे जॉब में क्या कुछ स्कोप होता है, किस किस फील्ड पर और किस किस पोस्ट पर जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो विद्यार्थी के लिए जॉब्स रहती हैं वो रहती है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो जॉब्स हमारे पास 2 या 3 तरीके की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। एक सरकारी, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, और एक प्राइवेट। पीएसयूज में हमारे पास भारत में अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनीज हैं जहां पर विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स ले सकते हैं। एक जनरल टेस्ट रहता है गेट एग्जाम का, गेट में हाई रैंक आती है तो उन्हें पीएसयूज में जॉब मिलती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। और अगर प्राइवेट कंपनीज हैं तो कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स आते हैं तो प्लेसमेंट के थ्रू हमें प्राइवेट कंपनी में सिलेक्शन मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो टेलीकॉम सेक्टर में जा सकता है, कंप्यूटर फील्ड में जा सकता है, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकता है, मैकेनिकल है तो पावर प्लांट या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन, इन सब कैरियर अपॉर्चुनिटीज में बच्चों के लिए मौके उपलब्ध हैं। जी, जैसे सिविल है तो सिविल वाले को रोड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, ब्रिजेस, इन सब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन है। जी सत्यार्थ जी, अगर बात कर ले कि इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री हो गई है, ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन सी फील्ड है जिसमें जो इंजीनियर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं? और उनके लिए अगर देखा जाए तो अगर कोई इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है, सबसे पहला यही आता है कि अब जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सा प्रोफाइल मिलेगा। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या कुछ स्कोप और बढ़ाते हैं? ये जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए वो है इंजीनियरिंग पास होना चाहिए
और अगर जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है तो डिप्लोमा पास होना चाहिए। ये दो बेसिक क्राइटेरिया है ग्रेजुएटेड इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए बीटेक और जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या हायर एजुकेशन जैसे पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो वो एमटेक और पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। तो अगर रिसर्च फील्ड में जाना है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है तो वो एमटेक में अपना कैरियर बना सकते हैं। जी सत्यार्थ जी, जैसे स्टूडेंट्स जो है वो कई बार इंजीनियरिंग लेने के लिए सोचते हैं लेकिन वो फिर ये मैथमेटिक्स के चलते जो है कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि हम ले या ना ले, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। मैथ्स अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तभी आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। तो मैथ्स में स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है, फिजिक्स में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये दो सब्जेक्ट्स अगर आपकी स्ट्रांग है तभी आप इंजीनियरिंग में कैरियर परस्यू करें, अदरवाइज इंजीनियरिंग के दरवाजे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। जी, और सत्यार्थ जी, जैसे इंजीनियरिंग में हमें अभी काफी सारे अलग अलग फील्ड देखी, जैसे सिविल, मैकेनिकल और इसके बाद इलेक्ट्रिकल देखी, हमने केमिकल देखी। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है इनमें से कंफ्यूज रहता है कि हमें कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उन्हें इसके फैक्ट्स बताएं कि अगर ये इंजीनियरिंग वो करते हैं तो उनको क्या फायदा है, ये इंजीनियरिंग अगर वो करते हैं तो उनको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, अगर विद्यार्थी का इंटरेस्ट कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स में है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या कोई एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या बैंकिंग के लिए कोई एप्लीकेशन है, तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाए। अगर विद्यार्थी का इंटरेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फैब्रिकेशन या वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या चिप की मैन्युफैक्चरिंग और चिप फैसिलिटेशन में इंटरेस्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना कैरियर बनाए। अगर विद्यार्थी का एक टफ जॉब में इंटरेस्ट है, जैसे सिविल और मैकेनिकल थोड़े से टफ जॉब कहलाते हैं क्योंकि ये फील्ड जॉब्स होते हैं। तो सिविल और मैकेनिकल में हमें जनरली पावर प्लांट है, प्लांट्स हैं, प्रोडक्शन लाइन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो इनमें मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स अपना कैरियर बना सकते हैं। बात रही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो जितनी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, चाहे वो जनरेशन वाली हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है या इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस होता है, तो वो विद्यार्थी अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। एक नई उभरती फील्ड है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी में भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट बनी रहती है। जी सत्यार्थ जी, अभी आपने कहा कि एक और फील्ड जो है वो और ऐड हुई है, सोलर एनर्जी वाली, तो क्या आप इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे? देखिए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ती जा रही है। तो इस और जो इलेक्ट्रिसिटी परंपरागत स्रोतों से जनरेट हो रही है वो हमारे यहाँ भारत में कोयला है या गैस है। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, स्मोक निकलती है, डस्ट निकलती है और ऐश निकलती है। तो इन्हें वापस एनवायरनमेंट में भेजने से हमारे अर्थ पे या पृथ्वी पर बहुत सारे हानिकारक प्रभाव आ रहे हैं, हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए हम सोलर एनर्जी पे डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो जो सूर्य की किरणें आती हैं वहां पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं पृथ्वी पर और उनसे विद्युत जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी हम वापस ग्रिड में भेजते हैं या उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। दूसरा विंड एनर्जी, जहां पे समुद्री तटीय इलाकों में जहां पर हवा का बहाव बहुत तेज रहता है या थोड़े से पहाड़ी इलाकों में हवाओं का फ्लो एक कांस्टेंट स्पीड पे हवा चलती रहती है, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा धीमा। तो वहां पर हम पवन चक्कियों के थ्रू बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और बिजली ग्रिड में भेज सकते हैं या बैटरीज के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। सत्यार्थ जी, अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और क्या कुछ जो है वो क्राइटेरिया और कितने साल का जो है इंजीनियरिंग होता है? इंजीनियरिंग जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी रहती है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। बेसिक रिक्वायरमेंट है 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% से नंबर ऊपर होना चाहिए। ये तो हुआ बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा IIT JEE एग्जाम में अपीयर होना चाहिए
जेई एग्जाम में अगर पास होता है विद्यार्थी तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। लेकिन कई बार क्या है, भारत में इंजीनियरिंग की सीटों की संख्या इतनी ज्यादा संख्या में उपलब्धता है कि बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी मिल जाए, लेकिन जो कम रैंक वाले इंस्टीट्यूट हैं या जहां पे आईआईटी जेई की मेरिट के विदाउट भी हमें एडमिशन मिल सकते हैं। जी सत्यार्थ जी, एक तो हो गया कि ग्रेजुएट जो है बैचलर डिग्री, उससे भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, जैसा भी आपने बताया कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी होती है। तो क्या डिफरेंस होता है एक बैचलर ग्रेजुएट डिग्री में और डिप्लोमा में? बैचलर डिग्री करके अगर स्टूडेंट पास आउट होता है तो वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कहलाता है, और डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट पास आउट होता है वो है जूनियर इंजीनियर कहलाता है। तो जूनियर इंजीनियर बनने के लिए हमें 10th पास होना चाहिए, बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50% फुलफिल करना चाहिए, और 10th के बाद हमें 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन मिल जाता है। इस पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए 10वीं के मेरिट बेसिस पे हमें एडमिशन मिलते हैं, और 3 साल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपकी पूरी हो जाती है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से करियर परस्यू करें, और डिप्लोमा करने के बाद भी अगर लगता है आपको, अगर आपकी नौकरी करने की इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग भी करना है, मतलब ग्रेजुएशन लेटरल एंट्री के थ्रू विद्यार्थी को सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है और वो अपना करियर बीटेक में पूरा कर सकता है। जी सत्यार्थ जी, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग कर ली है, कोई अप्लाई कर रहा है, तो क्या आप स्टूडेंट्स का सबसे पहला यही सवाल होता है कि हमने इंजीनियरिंग कर ली है, अब जॉब में हमारा स्कोप क्या होगा और क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा? क्योंकि सबसे पहले जो नजर जाती है वो सैलरी स्ट्रक्चर पे जाती है। तो क्या आप बताएंगे कि किस इंजीनियर की पोस्ट पे कितनी सैलरी का एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या रहता है? देखिए, जो अगर विद्यार्थी सरकारी कंपनीज या सरकारी नौकरी में जाता तो सरकारी सैलरी की स्ट्रक्चर बिल्कुल 7th पे कमीशन के अनुरूप है, वहां पर सारी चीजें फिक्स हैं। और अगर प्राइवेट कंपनीज का रुख करता है विद्यार्थी तो वहां पे मिनिमम जो सैलरी पैकेज स्टार्ट होते हैं वो 2.4 लाख से स्टार्ट होते हैं, मतलब 2,40,000 यानी 20,000 रुपये महीना। तो मिनिमम 20,000 रुपया से, और बाकी आप लोग पेपर में और न्यूज में सुनते ही रहते हैं कि एनआईटीज में कोई को 80 लाख का पैकेज मिला या कोई को 70 लाख 50 लाख का, तो ये मैक्सिमम पैकेज करोड़ों में भी रहते हैं। तो एक 20,000 से लेके 1 करोड़ तक के पैकेज विद्यार्थी को, एक ग्रेजुएट इंजीनियर को आराम से मिल सकते हैं, बशर्ते वो कहाँ से पास आउट है, क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या उसने क्या प्रोजेक्ट किए हुए हैं, मतलब मेजर प्रोजेक्ट उसने क्या बनाए हैं। अगर वो इंडस्ट्री की एप्लीकेबल है तो उसे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। सत्यार्थ जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इंजीनियरिंग से लेके? क्या सुझाव जो है स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो अभी सोच रहे हैं कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, क्या इस फील्ड में जाना है, लेकिन कंफ्यूजन में? देखिए, इंग्लिश में एक बहुत अच्छा फ्रेज है और कहावत है, इंजीनियर इज अ पर्सन हु कैन मेक फॉर $1 व्हाट एनी फूल कैन मेक फॉर $100। एक मूर्ख आदमी जो $100 खर्च करके भी वो चीज प्राप्त नहीं कर सकता जो इंजीनियर $1 खर्च करके भी प्राप्त कर सकता है। तो यही चीज है कि मतलब कोई भी चीज के एफर्ट्स मशीन के थ्रू अगर कम कर दिए जाए, उसकी एप्लीकेशन या उपयोगिता बढ़ा दी जाए तो वो इंजीनियर कहलाता है, और उसके साथ अगर डिग्री और जुड़ जाए तो वो इंजीनियरिंग में मतलब मास्टर आदमी हो जाता है। तो ये एक जनरल कहावत है अंग्रेजी में इंजीनियर्स के लिए। जी सत्यार्थ जी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे अगर कोई दूसरी फील्ड का है बट वो चाहता है कि वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करे और उसकी इच्छा है कि वो करना चाहिए, लेकिन फिर वो दूसरी फील्ड से बिलोंग करता है, 12th में उसने बीकॉम किया है या पीसीबी किया है, तो क्या इस सिचुएशन में कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए? विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहते हैं या उन्हें उतनी जानकारी नहीं रहती कि वो, जैसे 11th-12th में आर्ट्स ले ली उन्होंने, उनके बहुत अच्छे परसेंटेज भी थे, लेकिन फिर उन्हें कुछ समय बाद लगता है कि नहीं हमें इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। 11th-12th में तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, लेकिन इंजीनियरिंग लग रहा है उन्हें इंटरेस्ट है, तो वो या तो डिप्लोमा कर लें दोबारा 10वीं बेस पे, या न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े, वहां पे हम सब्जेक्ट्स चॉइस ग्रेड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एक सब्जेक्ट लेके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया जाए और उसमें करियर बढ़ाया जाए, वो सब्जेक्ट या तो आप इंजीनियरिंग का ले सकते हैं या इंजीनियरिंग की कोई एप्लीकेशन का ले सकते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग, या 10वीं बेस पे हम डिप्लोमा कर लें।
तो भी हम इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। जी सत्यार्थ जी, चलते चलते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा सुझाव आप दे दीजिए जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अब हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमने एक गलत डिसीजन ले लिया लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हमें इंजीनियरिंग किस तरीके से करनी है दूसरी फील्ड के बाद भी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति जीवन में डिसीजन लेता तो डिसीजन कभी भी गलत नहीं रहता, व्यक्ति को अपने डिसीजन को सही सिद्ध करना रहता है। तो जो भी वो निर्णय ले उसे सही सिद्ध करने की कोशिश करें, पहली बात। और दूसरा, इंजीनियर्स का भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। पहले पंचवर्षीय परियोजनाएं बनती थी, तो पंचवर्षीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस पे ही रहता था कि इन 5 सालों में हमें ये डेवलपमेंट करना तो देश यहां पहुंच जाएगा, अगले 5 सालों में हमें ये डेवलपमेंट करना तो देश यहां पे पहुंच जाएगा। तो इंजीनियर्स की देश में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हर क्षेत्र में। पहले देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, आज देश की अर्थव्यवस्था सर्विस बेस्ड है। तो सर्विस बेस्ड में भारतीय इंजीनियर्स का नाम पूरे विश्व में है। कंप्यूटर साइंस में, आईटी में हम देश में विश्व में नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और एक बहुत बढ़िया अच्छा कैरियर है। जी, शुक्रिया सत्यार्थ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि प्रोफेसर सत्यार्थ तिवारी जी ने हमें बताया कि इंजीनियरिंग की क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या स्कोप है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका फील्ड दूसरा है लेकिन आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इसी तरीके के खास प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।